शानदार जैज संगीत 5 सितारा होटल के बाहर हो रही मूसलाधार बारिश में घुल रहा था। 39 साल के अर्जुन खन्ना ने अपनी हर्मीस टाई ढीली की घुटन का एहसास सिर्फ उस बनावटी चैरिटी पार्टी से नहीं आ रहा था जिसे वह अभी अभी छोड़कर आए थे। पैसे की गंध, महंगे परफ्यूम और बनावटी मुस्कुराहटें उन्हें एक अदृश्य कवच की तरह जकड़े हुए थीं। उन्हें बारिश से नफरत थी। बारिश हमेशा उन यादों को वापस ले आती थी जिन्हें वह दफन करना चाहते थे। उनकी रोल्स रॉयस रात के अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रही थी। वाइपर अपनी पूरी ताकत से चल रहे थे, फिर भी बाहर का नजारा धुंधला था। शहर की नियन रोशनी गीले शीशे पर फैल रही थी। साहब सीधे हवेली चलें? बूढ़े ड्राइवर राम सिंह ने सम्मानपूर्वक पूछा। बस एक चक्कर लगा लो सिंह जी, मुझे थोड़ी घुटन हो रही है। कार एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई जो शहर के पार्क के किनारे चलती थी। सफेद बारिश की चादर ने पार्क को एक दिल दहला देने वाले सन्नाटे में डुबो दिया था। अचानक अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटी सी आकृति ठंडी बेंच पर सिकुड़ी हुई थी। गाड़ी रोको, अर्जुन ने आदेश दिया। उनकी आवाज भारी हो गई। राम सिंह हैरान हुए, लेकिन फिर भी गाड़ी किनारे लगा दी। क्या हुआ साहब? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कार का दरवाजा खोला, इस बात की परवाह किए बिना कि बारिश का पानी उनके महंगे अरमानी सूट पर पड़ रहा था। ठंडी हवा ने उन्हें कंपा दिया। वह तेजी से बेंच की ओर बढ़े। उनके चमड़े के जूतों की आवाज पानी के गड्ढों में छप छप कर रही थी। वह लगभग 6 साल की एक बच्ची थी। उसने एक पतली पुरानी फ्रॉक पहनी हुई थी जो भीगकर उसके दुबले पतले शरीर से चिपक गई थी। उसके नंगे पैर ठंड से नीले पड़ गए थे। वह एक लावारिस बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी, इस तूफान में थोड़ी गर्मी पाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का दिल, जिसे वह सोचते थे कि बहुत पहले पत्थर का हो गया था, अचानक दर्द से कस गया। दौलत, करोड़ों के सौदे, तनावपूर्ण बैठकें, सब कुछ इस तस्वीर के सामने बेमानी हो गया। वह एक घुटने पर बैठ गए, अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम बनाने की कोशिश की। एक ऐसी नरमी जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि उनके अंदर अभी भी बाकी है। बच्ची, तुम यहां क्यों सो रही हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की बूंदों और बच्ची की कमजोर सांसों की आवाज थी। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे हिलाया। उठो बेटा, बहुत ठंड है। बच्ची की लंबी गीली पलकें धीरे से कांपीं। उसने धीरे धीरे अपनी पोत पर सांसों आंखें खोलीं। उसकी बड़ी गोल आंखें साफ थीं, लेकिन थकान और डर से धुंधली थीं। उसने उन्हें देखा, एक लंबा अजनबी आदमी जो बारिश में एक पहाड़ की तरह खड़ा था। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। उसके छोटे नीले होंठ हिले और एक कमजोर आवाज निकली जो लगभग बारिश के शोर में दब गई थी। पापा। अर्जुन को लगा शायद उन्होंने गलत सुना है, लेकिन फिर बच्ची ने थोड़ा और साफ कहा। उसकी मासूम आवाज सिसकियों के साथ मिली हुई थी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। समय जैसे रुक गया। अर्जुन के कानों में गूंजती बारिश की आवाज अचानक खामोश हो गई। टाई उनके गले में एक फंदे की तरह कस गई। उन्होंने बच्चे की साफ आंखों में घूर कर देखा। एक दर्दनाक रूप से परिचित एहसास उनकी आत्मा की गहराइयों से उमड़ आया। यह झटका किसी भी असफल सौदे या किसी भी कड़वे धोखे से ज्यादा मजबूत था जो उन्होंने कभी सहा था। वह बारिश में जड़वत खड़े रहे, इस बात से बेखबर कि यह आसमान के आंसू थे या उनके खुद के जो सब कुछ धुंधला कर रहे थे। साहब, राम सिंह है छाता लेकर दौड़ते हुए आए। उनकी आवाज में घबराहट थी। साहब, आप ठीक तो हैं? यह बच्ची। अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके कान सुन्न हो गए थे। पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ। यह वाक्य एक टूटे हुए टेप की तरह उनके दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने यंत्रवत रूप से अपना कोट उतारा और उसे बच्ची के कांपते हुए छोटे शरीर पर लपेट दिया, फिर उसे गोद में उठा लिया। वह बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि उनका दिल भारी हो गया। घर चलो,
हीटर सबसे तेज कर देना। उन्होंने भारी आवाज में आदेश दिया और जल्दी से बच्ची को रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर ले गए। कार के अंदर की गर्मी बाहर की ठंड के बिल्कुल विपरीत थी। अर्जुन ने एक नरम तौलिए से, जो हमेशा कार में रहता था, बच्ची के बाल और चेहरा पोंछा। बच्ची पूरी तरह थक चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। राम सिंह चुपचाप गाड़ी चला रहे थे, कभी कभी रियर व्यू मिरर में देखते उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा थी। वह खन्ना परिवार के लिए दशकों से ड्राइवर थे। उन्होंने अर्जुन को एक किशोर से एक ठंडे दिल वाले अरबपति बनते देखा था, लेकिन उन्होंने अपने साहब को इस तरह के भाव के साथ कभी नहीं देखा था। दर्द, हैरानी और कुछ घबराहट का एक अजीब मिश्रण। अर्जुन चुपचाप बच्चे के सोते हुए चेहरे को देखते रहे। उसके गोल मटोल गाल ठंड से पीले पड़ गए थे, फिर भी उनमें कुछ जाना पहचाना था। एक ऊंची नाक, पतले होंठ। वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते जुलते थे जिसे वह तुरंत याद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने धीरे से उसके छोटे ठंडे हाथ को गर्म करने के लिए पकड़ा और फिर वह रुक गए। बच्ची की पतली कलाई पर एक चांदी का कड़ा था। कड़ा समय के साथ काला पड़ गया था, लेकिन उस पर की गई नक्काशी अभी भी बहुत साफ थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से कड़े को स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में घुमाया। एक शब्द सामने आया, अनन्या। यह नाम अर्जुन की यादों पर एक हथौड़े की तरह लगा। 6 साल पहले वह और जिस लड़की से वह प्यार करते थे, मीरा, एक बोगनविलिया के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहे थे। अगर हमारी बेटी हुई तो हम उसका नाम अनन्या रखेंगे। ठीक है, मीरा ने कहा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मैं बस चाहती हूं कि हमारी बेटी जीवन भर शांति और स्वतंत्रता से जिए। अनन्या, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दोहराया था। बहुत अच्छा लगता है, अनन्या खन्ना। एक राजकुमारी का नाम लगता है। उन्होंने खुद जाकर एक चांदी का कड़ा बनवाया था और उस पर यही नाम खुदवाया था, अपनी अजन्मी बेटी के लिए एक उपहार के रूप में। लेकिन फिर एक त्रासदी हुई। उन्हें बताया गया कि मीरा और बच्चा दोनों नहीं बच पाए। उस दर्द ने उन्हें एक अलग इंसान बना दिया था, एक भावनाहीन पैसा कमाने वाली मशीन। अब वह कड़ा, वह नाम उनकी आंखों के ठीक सामने था, एक बच्ची के हाथ में जो उन्हें पापा कह रही थी। यह नहीं हो सकता, अर्जुन फुसफुसाए। उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने अपना सिर हिलाया, उस पागल विचार को दूर एप्लास करने की कोशिश की जो उनके दिमाग में बन रहा था। यह नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक संयोग है। लेकिन जितना वह अनन्या के चेहरे को देखते, उतना ही उन्हें मीरा और खुद की झलक दिखाई देती। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेह उनके मन में घर करने लगा। क्या हो सकता है कि सालों पहले की त्रासदी एक झूठ थी? क्या हो सकता है कि जिस बेटी को वह 6 साल से मरा हुआ समझ रहे थे, वह यहीं उनकी बाहों में थी? यह सवाल उनके सीने में एक चाकू के घाव से भी ज्यादा गहरा चुभ गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी भी उनके अशांत मन की तरह गरज रही थी। अर्जुन खन्ना की दुनिया, जो पैसे और ताकत पर बनी थी, अब टूटने लगी थी। शहर के केंद्र की चकाचौंध से दूर एक मजदूर वर्ग के इलाके की एक छोटी सी गली में तेल और पकौड़ों की मिली जुली गंध हवा में फैली हुई थी, जो एक जानी पहचानी खुशबू बना रही थी। 28 साल की मीरा शर्मा उबलते तेल की कढ़ाई पर सुनहरे पकौड़ों को जल्दी जल्दी पलट रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसके हाथ बिना रुके चल रहे थे। मेरे लिए 2 और बना देना, मीरा, पड़ोस की एक महिला ने आवाज दी। हाँ, अभी लाई दीदी, मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज साफ थी। पिछले 6 सालों से, जिस दिन उसे उस आलीशान हवेली से गर्भवती हालत में निकाल दिया गया था, उसकी जिंदगी इस पकौड़ों के ठेले और छोटी अनन्या के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसने सोचा था कि वह टूट जाएगी। उस दिन अर्जुन के पिता विक्रम खन्ना ने उसके मुंह पर पैसों की एक पास संदेहा है गड्डी फेंकते हुए धमकी दी थी। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो।
यह पैसे लो और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। उसे इस बच्चे के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ समय बाद उसने सुना कि अर्जुन की शादी नताशा सिंह ओबेरॉय से होने वाली है, जो एक बड़े घराने की बेटी थी। उसका दिल टूट गया था। उसे विश्वास हो गया था कि अर्जुन ने उसे छोड़ दिया है। उसने अपने करियर और एक तयशुदा शादी को उसके और बच्चे के ऊपर चुना है। दर्द और अपमान ने उसे अकेले बच्चे को पालने और सभी संपर्क तोड़ने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। माँ, तुम्हारा हो गया क्या? पास में सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत ने पूछा। तुम्हारी अनन्या कहाँ है? मैंने उसे थोड़ी देर से इधर उधर दौड़ते नहीं देखा। मीरा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। आमतौर पर अनन्या कोने में एक छोटे से स्टूल पर बैठकर रंग भरती या अपनी पुरानी कपड़े की गुड़ियों से खेलती थी, लेकिन अब वह स्टूल खाली था। अनन्या, अनन्या, मीरा ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट आने लगी थी। उसने चूल्हा बंद किया, जल्दी से अपने हाथ एप्रन में पोंछे और बाहर देखने के लिए दौड़ी। गली में अभी भी भीड़ थी, लेकिन वह जाना पहचाना छोटा सा साया कहीं नहीं था। हे भगवान, वह कहाँ जा सकती है? मीरा बड़बड़ाई। उसके पेट में आग सी लग गई थी। मैंने उसे गली के कोने की तरफ जाते देखा था, मीरा, पानी बेचने वाली दीदी ने कहा। वह मुझसे पूछ रही थी कि कौन सी बस उस बड़े घर तक जाती है जहां बहुत सारी बत्तियां हैं। मीरा सन्न रह गई। पिछले कुछ दिनों से अनन्या अपने पिता के बारे में बार बार पूछ रही थी। कल रात सोने से पहले बच्ची ने फुसफुसा कर पूछा था, माँ, क्या पापा खन्ना फिल्म के सुपरमैन जैसे हैं? वह भी दुनिया को बचाने में व्यस्त हैं, इसलिए घर नहीं आ पाते। वह बस अपनी बेटी को गले लगा सकी और एक कहानी गढ़ सकी कि उसके पिता, जिनका नाम खन्ना है, बहुत प्रतिभाशाली और व्यस्त हैं, लेकिन हमेशा उसे दूर से प्यार करते हैं। उसे नहीं पता था कि उसके हानिरहित झूठ एक बच्चे के मन में इतना साहसी विचार डाल देंगे। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की बूंदें और फिर जल्दी ही तेज हो गईं। हे भगवान, मेरी बेटी! मीरा एक दबी हुई चीख के साथ चिल्लाई। उसने और कुछ नहीं सोचा और बारिश में गली के कोने की ओर दौड़ पड़ी। उसने छाता नहीं लिया, रेनकोट नहीं पहना। मूसलाधार बारिश उसके आंसुओं को धो रही थी, जो उसकी आंखों से बहने लगे थे। अनन्या, तुम कहाँ हो? वह दौड़ते हुए और निराशा में अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए चिल्ला रही थी। वह सड़कों पर दौड़ी, हर बरामदे, हर कोने में झोंकती रही। बारिश के तूफान के बीच अपनी छोटी बेटी की अकेली तस्वीर ने उसके दिल को किसी के द्वारा निचोड़े जाने जैसा महसूस कराया। प्लीज प्लीज, कुछ न हो, वह सिसक रही थी। उसकी सिसकियां बारिश की आवाज में मिल गईं। उसे नहीं पता था कि इस पल में भाग्य उसकी बेटी को उस आदमी से मिलाने ले जा रहा था, जिससे वह पिछले 6 सालों से प्यार और नफरत दोनों करती थी। चमकदार काली रोल्स रॉयस आलीशान हवेली के गेट के सामने रुक गई। राम सिंह ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। अर्जुन खन्ना अनन्या को अपने कोट में लपेटे हुए तेजी से घर में दाखिल हुए। साहब, आप आ गए। नौकरानी ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर उनकी बाहों में बच्चे को देखकर चौंक गई। गर्म पानी लाओ और बच्चों के कपड़े का एक सेट निकालो, जल्दी। अर्जुन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के आदेश दिया। वह अनन्या को मेहमानों के कमरे में ले गए। उसे धीरे से बड़े आरामदायक बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने सावधानी से उसके भीगे हुए कपड़े उतारे, एक नरम तौलिए से उसका शरीर पोंछा। बच्ची की त्वचा अभी भी थोड़ी ठंडी थी। तभी दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी, जैसे कि बाहर वाला व्यक्ति दरवाजा तोड़ना चाहता हो। इस समय कौन है? नौकरानी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने गई। एक चूहे की तरह भीगी हुई एक आकृति अंदर घुस आई। वह मीरा थी। उसके बाल चिपके हुए थे, कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। उसका चेहरा डर और ठंड से पीला पड़ गया था। वह हाँफ रही थी, उसकी आंखें पागलों की तरह खोज रही थीं। मेरी बेटी अनन्या, क्या वह यहाँ है?
उसने नौकरानी से कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन, जो अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर रुक गए। 6 साल। 6 साल तक उन्होंने यह आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन यह अभी भी उनके दिमाग में पहले दिन की तरह अंकित थी। मीरा ने भी उन्हें देखा, वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने का आदमी वैसा ही था, लंबा कठोर चेहरे वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उथल पुथल थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सीढ़ियों की रेलिंग पर लटका गीला सूट देखकर वह सब कुछ समझ गई। एक मां का गुस्सा और डर सब पर हावी हो गया। अर्जुन खन्ना, वह चिल्लाई और उनकी ओर दौड़ी। क्यों तुमने मेरी बेटी को इस तरह बारिश में बाहर क्यों सोने दिया? क्या तुम इंसान हो? वह कहते हुए उनके मजबूत सीने पर मुक्के मारने लगी। कमजोर मुक्कों ने कोई शारीरिक दर्द नहीं दिया, लेकिन वे उनके दिल में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहे थे। अर्जुन चुपचाप खड़े रहे, उसे अपना गुस्सा निकालने दिया। उन्होंने अपने सामने की महिला को देखा। 6 साल में समय ने उसके चेहरे से मासूमियत छीन ली थी। उसकी जगह जीवन से जूझने वाले व्यक्ति की कठोरता आ गई थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थीं, अभी भी दृढ़ और आग से भरी हुई। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक वह थक कर उनकी बाहों में गिर नहीं गई। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके गालों पर चिपके गीले बालों को हटाया। उनकी आवाज टूट गई, टुकड़ों में बिखर गई। मीरा, वह ऊपर उठी और उन्हें देखा, आंसू बह रहे थे। अब तुम और क्या कहना चाहते हो? तुमने हमें छोड़ दिया। नहीं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। दर्द उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी बाहें कस लीं, जैसे उन्हें डर हो कि वह गायब हो जाएगी। मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उस भावना को दबाने की कोशिश की जो उमड़ रही थी। उनके अगले शब्द एक दर्दनाक फुसफुसाहट के रूप में निकले, एक भयानक सच जिसका उन्होंने अभी अभी सामना किया था। मुझे लगा कि तुम दोनों उस दुर्घटना में मर गए थे। मीरा स्तब्ध रह गई, बाहर की बारिश भी जैसे रुक गई थी। दुर्घटना? मर गए? उसने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा, एक झूठ खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे जो कुछ भी मिला वह केवल अत्यधिक पीड़ा थी। वे दोनों उस भव्य हवेली के बीच में खड़े थे। 6 साल की लंबी जुदाई और गलतफहमी के बाद दो टूटे हुए दिल, एक भयानक रहस्य का पर्दा अभी अभी उठा था। अर्जुन खन्ना की वर्तमान पत्नी नताशा सिंह ओबेरॉय अपने बेडरूम में पर्ल फेस मास्क लगा रही थी। जब उसने नीचे शोर सुना, उसने गुस्से में मास्क हटाया, जल्दी से एक रेशमी रोब पहना और नीचे चली गई। उसके सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। उसका पति अर्जुन खन्ना एक अजनबी महिला को गले लगा रहा था, दोनों भीगे हुए थे, और सोफे पर एक और नौकरानी एक छोटी बच्ची की देखभाल कर रही थी। यह सब क्या हो रहा है? नताशा ने पूछा। उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। अर्जुन ने मीरा को छोड़ा, लेकिन उसे आश्वस्त करने के लिए अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। वह नताशा की ओर मुड़ा, उसकी आंखें ठंडी थीं। यह मीरा है और यह मेरी बेटी अनन्या है। बेटी के दो शब्दों ने नताशा के कानों में बिजली की तरह प्रहार किया। वह लड़खड़ा गई और खड़े रहने के लिए सीढ़ियों की रेलिंग का सहारा लेना पड़ा। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, वह अपने मन में चिल्लाई। 6 साल पहले उसने और अर्जुन के पिता विक्रम खन्ना ने मिलकर यह छाछ नाटक रचा था। जब उन्हें पता चला कि मीरा गर्भवती है, तो वे जानते थे कि यह उसके और अर्जुन के बीच तयशुदा शादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विक्रम खन्ना को अपने व्यापारिक साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एक अमीर परिवार की बहू चाहिए थी। नताशा को वह सब कुछ पाने के लिए मिसेज खन्ना का पद चाहिए था, जो वह चाहती थी। उन्होंने मिलकर काम किया। विक्रम खन्ना ने मीरा को जाने के लिए मजबूर करने के लिए पैसे
और ताकत का इस्तेमाल किया, और नताशा ने अपनी चालाकी से एक नकली दुर्घटना बनाई, अस्पताल को रिश्वत दी, नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए, और यहां तक कि डीएनए परीक्षण के परिणाम को एक अलग नमूने से बदल दिया, ताकि अगर अर्जुन को कभी संदेह हो तो सब कुछ एक मृत अंत पर पहुंच जाए। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जिस महिला से वह प्यार करता था और उसका अजन्मा बच्चा हमेशा के लिए चले गए हैं। अब अतीत का भूत मांस और खून में वापस आ गया था। नताशा ने जल्दी से खुद को संभाला। वह अपनी घबराहट नहीं दिखा सकती थी। वह जल्दी से अर्जुन के पास दौड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कह रहे हो? कौन सी बेटी? तुम बहुत थक गए हो, इसलिए उलझन में हो, है ना? यह महिला कौन है जो इस तरह के आरोप लगा रही है? वह मीरा की ओर मुड़ी। उसकी आंखें आग उगल रही थीं, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ झटक दिया। चुप रहो नताशा, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। यह देखकर कि वह इस समय अर्जुन को नहीं मना सकती, नताशा ने अपनी रणनीति बदल दी। वह जल्दी से अपनी कार में बैठकर रात में सीधे विक्रम खन्ना की हवेली चली गई। विक्रम खन्ना के स्टडी रूम का दरवाजा खुला। वह दस्तावेज पढ़ रहे थे। अपनी बहू को नाराजगी भरे चेहरे से देखा। इस समय तुम यहां क्या कर रही हो पापा? नताशा ने दरवाजा पटक दिया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वे वापस आ गए हैं। वह लड़की और उसकी मां, वे वापस आ गए हैं। अर्जुन उन्हें घर ले आया है। विक्रम खन्ना के हाथ से फाउंटेन पेन मेज पर गिर गया, जिससे शांत कमरे में एक सूखी खट की आवाज हुई। उनका चेहरा राख जैसा हो गया। क्या वे जिंदा हैं? यह सब सच है। अर्जुन को पता चल गया है कि उसकी एक बेटी है। नताशा लगभग रो पड़ी। पापा, अब हम क्या करेंगे? अगर सच सामने आ गया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। मैं सब कुछ खो दूंगी। विक्रम खन्ना उठे और कमरे में टहलने लगे। उनका सामान्य शांत व्यवहार गायब हो गया था। उसकी जगह एक चिंता थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस साम्राज्य और प्रतिष्ठा को बनाने में लगा दी थी। वह अतीत की एक गलती को सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकते थे। शांत हो जाओ, उन्होंने चिल्लाया। रोने से क्या होगा? वह रुके, सीधे नताशा की आंखों में देखा। उनकी आंखें ठंडी थीं। यह बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। 6 साल पहले हम कर सकते थे, तो अब भी कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर उस औरत का मुंह बंद करना होगा और उस बच्चे को कहीं और भेजना होगा। उसे इस परिवार को बर्बाद मत करने दो। उस आलीशान लेकिन घुटन भरे कमरे में एक नई, ज्यादा शातिर साजिश ने आकार लेना शुरू कर दिया, ताकि उस सच को दबाया जा सके जो 6 साल से अन्याय का शिकार था। मीरा को एक दूसरे कमरे में अस्थायी रूप से ठहराने के बाद अर्जुन अनन्या के कमरे में वापस आए। बच्ची ने एक नरम खरगोश के डिजाइन वाला पजामा पहना हुआ था और बिस्तर पर बैठी थी, एक बड़ा टेडी बियर पकड़े हुए। उसकी बड़ी गोल आंखें खुली हुई थीं। वह अजीब कमरे को देख रही थी। अर्जुन को अंदर आते देख वह थोड़ा सिकुड़ गई। हालांकि उसने उन्हें पापा कहा था, फिर भी एक दूरी थी। अर्जुन बिस्तर के किनारे बैठ गए, एक दूरी बनाए रखी ताकि बच्ची डरे नहीं। उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। 6 साल तक उन्हें हजारों कर्मचारियों को आदेश देने, लाखों डॉलर के सौदों पर बातचीत करने की आदत थी। लेकिन एक 6 साल की बच्ची के सामने वह अजीब महसूस कर रहे थे। बेटा, तुम्हारा नाम अनन्या है ना? उन्होंने अजीब तरह से पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। जी। तुम्हें भूख लगी है अंकल? नहीं पापा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाएं। वह इस नए संबोधन के साथ लड़खड़ा गए। बच्ची ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी उन पर टिकी थीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी। पापा? हाँ पापा यहाँ हैं। अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया। उनका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। आपका घर बहुत बड़ा है, मेरे और माँ के घर से बहुत बड़ा। हम अर्जुन को और कुछ कहने को नहीं सूझा।
अनन्या थोड़ी झिझकी और फिर पूछा। सवाल उसकी आत्मा की तरह साफ और मासूम था। पापा, क्या माँ ने सही कहा था? माँ ने क्या कहा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। माँ ने कहा कि आप अमीर बनने में व्यस्त थे, इस तरह के बड़े घर बनाने में व्यस्त थे, इसलिए आप मुझे एक बार भी गले लगाने के लिए वापस नहीं आ पाए। क्या यह सच है? पापा, उस सवाल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा थी। लेकिन यह अर्जुन के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। अमीर बनने में व्यस्त। वह वास्तव में उस काम में व्यस्त थे। इतने व्यस्त कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। इतने व्यस्त कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी एक तंग किराए के कमरे में रह रही थी और उसकी माँ को बारिश और धूप में पकौड़े बेचने पड़ रहे थे। वह बच्ची को वयस्कों की साजिशों, झूठों के बारे में नहीं बता सकते थे। वह यह नहीं कह सकते थे कि पापा ने सोचा था कि तुम मर गई हो। यह शब्द एक मासूम आत्मा के लिए बहुत क्रूर थे। वह एक शब्द भी नहीं कह सके। उनका गला भर आया। उन्हें चुप देखकर अनन्या ने फिर पूछा, पापा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? उसकी आवाज कांपने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, क्या मैं अच्छी नहीं थी इसलिए आप माँ और मुझे खोजने नहीं आए? नहीं नहीं। अर्जुन जल्दी से पास आए, उनकी आवाज घबराई हुई थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है अनन्या, यह कभी भी तुम्हारी गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर बच्ची को अपनी गोद में खींच लिया। उसका छोटा शरीर उनकी बाहों में समा गया। 6 साल में पहली बार उन्होंने इस खून के रिश्ते को महसूस किया, गर्म और दर्दनाक। यह पापा की गलती है, सब कुछ पापा की गलती है। वह फुसफुसाए, उनकी आवाज टूट गई। और फिर वह पत्थर दिल आदमी, वह अरबपति जिसने किसी भी कठिनाई में एक आंसू नहीं बहाया था, अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़कर रो पड़ा। गर्म आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए, अनन्या के नरम बालों को भिगो दिया। वे पश्चाताप के आंसू थे, खोने के दर्द के और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती खजाने को फिर से पाने की देर से मिली खुशी के। अनन्या उनकी बाहों में हैरान थी। वह सब कुछ नहीं समझी, लेकिन उसने इस आदमी की गर्मी और दर्द को महसूस किया। उसने झिझकते हुए अपना छोटा हाथ बढ़ाया और धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। पापा, रो मत, मैं आपसे प्यार करती हूं। उन शब्दों ने अर्जुन को एक बच्चे की तरह और भी जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। उस रात उस आलीशान कमरे में पहली बार वह एक अरबपति नहीं थे, वह बस एक पिता थे जिसे अपना खोया हुआ बच्चा मिल गया था। अगली सुबह मीरा एक अजीब बिस्तर पर जागी। बड़ी खिड़की से आती धूप ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। पिछली रात की यादें अराजक और दर्दनाक वापस आ गईं। वह जल्दी से उठ बैठी। अनन्या वह कमरे से बाहर भागी, संगमरमर के गलियारे में दौड़ती हुई। उसे अपनी बेटी को ले जाना था। यह जगह बहुत जटिल, बहुत खतरनाक थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अमीर लेकिन भयानक रहस्यों से भरे परिवार के भंवर में फंस जाए। उसने अनन्या को नीचे बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। उसके बगल में अर्जुन थे। वह धैर्यपूर्वक अपनी बेटी को चम्मच से सूप पिला रहे थे। उनका चेहरा अब पहले की तरह ठंडा नहीं था, बल्कि कोमलता से भरा था। अनन्या, हम घर जा रहे हैं बेटा, मीरा ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। अनन्या ने अपनी मां को देखा और फिर अर्जुन को। उसका चेहरा उलझन में था। लेकिन मैं पापा के साथ नाश्ता कर रही हूं मां, मैंने कहा। घर चल रहे हैं, मीरा ने अपनी आवाज ऊंची की। तभी नताशा सिंह ओबेरॉय ऊपर से नीचे आई। उसने शानदार मेकअप किया हुआ था, एक डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। वह अपने ही इलाके में एक रानी की तरह लग रही थी। कहाँ जा रही हो? नताशा ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा। तुम यह बेचारी मां, बेटी का नाटक कब तक करोगी? मीरा अपनी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए मुड़ी। मेरा मामला तुमसे संबंधित नहीं है, मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। तुम्हारी बेटी? नताशा जोर से हंसी। कौन जानता है कि यह अर्जुन की बेटी है भी या नहीं?
या तुमने इसे कहीं से उठाकर यहां भीख मांगने ले आई हो? 6 साल बाद अचानक प्रकट होना। तुम्हारा मकसद बहुत साफ है। नताशा आगे बढ़ी और मीरा को सिर से पांव तक घृणा की नजरों से देखा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक रकम बताओ, पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। मेरी आंखों को और गंदा मत करो। यह अपमान एक चाकू के घाव से भी ज्यादा दर्दनाक था। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी बेटी के यहां होने के कारण शांत रहने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मीरा ने जोर से कहा। मुझे जो चाहिए वह मेरी बेटी है। ओह, कितनी महान हो! नताशा ने ताना मारना जारी रखा। या तुम्हें कम लग रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक नाजायज बच्चे का इस्तेमाल करके मेरे पति को बांध सकती हो, इस घर में कदम रख सकती हो? सपने देखना बंद करो। चुप हो जाओ, मीरा चिल्लाई, अब और सहन नहीं कर सकती थी। मैं चुप नहीं होंगी तो क्या? नताशा ने चुनौती दी, अपना चेहरा पास लाते हुए। तुम जैसी औरतें, तुम लोगों को सिर्फ पैसे की परवाह होती है। महान होने का नाटक मत करो। चट्टाक, एक सूखी तीखी आवाज गूंजी, लेकिन हाथ उठाने वाली मीरा नहीं बल्कि नताशा थी। उसने मीरा को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। थप्पड़ ने मीरा के गाल को जला दिया, उसका सिर भन्ना गया। लेकिन शारीरिक दर्द दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। मां, अनन्या डर कर चिल्लाई। वह कुर्सी से उतरकर मीरा के पैरों से लिपट गई। मीरा अपनी बेटी को गले लगाने के लिए झुकी, अपनी आंखों से निकले आंसू को छिपाने की कोशिश की। फिर उसने अपना सिर उठाया और सीधे नताशा के चेहरे पर देखा। कोई पागल गुस्सा नहीं था, केवल एक पागल गुस्सा नहीं था, कड़वी ठंडी मुस्कान थी। तुमने मुझे मारा क्योंकि तुम डरती हो, है ना? मीरा ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। तुम उन चीजों को खोने से डरती हो जिन्हें तुमने धोखे से हासिल किया है। उसने धीरे से अपनी बेटी के बालों को सहलाया और फिर अपने सामने खड़ी महिला को देखा। तुम्हारा पैसा इस घर को खरीद सकता है, सुंदर कपड़े खरीद सकता है, लेकिन यह चरित्र नहीं खरीद सकता। और निश्चित रूप से वह रुकी, हर शब्द पर जोर देते हुए, यह मेरी बेटी के एक आंसू के बराबर भी नहीं है। यह कहकर उसने अनन्या को उठाया, मुड़ी और सीधे दरवाजे से बाहर चली गई। नताशा को बदलते चेहरे के साथ जड़वत खड़ा छोड़ दिया। और अर्जुन, जो सब कुछ इतनी तेजी से होने के कारण स्तब्ध थे। उस थप्पड़ ने मीरा को नहीं तोड़ा। इसके विपरीत इसने उसे अपने और अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। अर्जुन जैसे जम गए थे मीरा के शब्द, और अपनी बेटी को गोद में लेकर जाते हुए उसकी पीठ की छवि ने उनके अंदर एक गहरा घाव कर दिया। वह नताशा की ओर मुड़े, उनकी आंखें इतनी ठंडी और डरावनी कभी नहीं थीं। तुमने अभी क्या किया? वह गरजे। उनकी आवाज ने घर के सभी नौकरों को कंपा दिया। मैं बस, नताशा हकलाने लगी। मैं बस उसे भगाना चाहती थी। वह एक मकसद से वापस आई है। क्या मकसद? अर्जुन आगे बढ़े और उसे दबाया। 6 साल तक धोखा खाने के बाद अपनी बेटी को खोजने का मकसद, या उन लोगों से न्याय मांगने का मकसद जिन्होंने बेरहमी से मां, बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। नताशा कांप रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, अर्जुन लगभग हंसे। ठीक है, देखते हैं कि तुम्हें समझ आता है या नहीं। वह मुड़े और घर से बाहर भागे, अपनी कार में बैठे और चले गए। वह मीरा का पीछा नहीं कर रहे थे। वह जानते थे कि अभी वह उनसे मिलना नहीं चाहती। वह सीधे अपने पिता की हवेली चले गए। कुछ था जो उन्हें प्रेरित कर रहा था, तस्वीर का एक आखिरी टुकड़ा जिसे उन्हें खोजना था। वह अपने पिता विक्रम खन्ना के स्टडी रूम में सीधे घुस गए, सचिव के रोकने के बावजूद। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। विक्रम खन्ना ने सिर उठाया। उनका चेहरा रात में नताशा से बात करने के बाद पहले से ही तैयार था। ऐसी क्या बात है कि तुम इतना हंगामा कर रहे हो? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत? अर्जुन कड़वाहट से हंसे। आप अभी भी इज्जत की बात कर रहे हैं? मुझे बताइए।
6 साल पहले क्या हुआ था? आपने मुझसे क्यों कहा कि मीरा और बच्चा मर गए हैं? मैंने कहा क्योंकि वह सच था। विक्रम खन्ना ने जवाब दिया। उनकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था। अस्पताल ने इसकी पुष्टि की थी। अच्छा, अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में घूर कर देखा। तो कल मैंने अपनी बेटी अनन्या खन्ना को बारिश में एक बेंच पर सिकुड़कर सोते हुए कैसे पाया? इस वाक्य ने विक्रम खन्ना के पत्थर जैसे चेहरे पर एक हल्की दरार डाल दी, लेकिन उन्होंने अभी भी शांत रहने की कोशिश की। शायद कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है वह बच्ची। मुझसे और झूठ मत बोलिए। अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा। मैंने उसे देखा है पापा। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया है। वह मेरी बेटी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन टहल रहे थे, उनका दिमाग घूम रहा था। उन्होंने 6 साल पहले की हर डिटेल को याद करने की कोशिश की। उन्हें याद आया कि मीरा ने एक बार कहा था कि वह उन्हें एक पत्र भेजेगी, एक पत्र जो उनकी आखिरी लड़ाई के बाद सब कुछ समझाएगा, लेकिन उन्हें वह कभी नहीं मिला। पत्र। वह बड़बड़ाए। वह अचानक रुके और अपने पिता के स्टडी रूम के कोने में रखी पुरानी तिजोरी को देखा। यह वह जगह थी जहां विक्रम खन्ना अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते थे। एक मजबूत अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया। तिजोरी खोलो पापा। अर्जुन ने ठंडी आवाजा में कहा। तुम पागल हो गए हो? विक्रम खन्ना चिल्लाए। वह मेरा सामान है। मैंने कहा खोलो। अर्जुन चिल्लाए। अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने पिता पर इस तरह आवाज उठाई थी। विक्रम खन्ना अपने बेटे के गुस्से से स्तब्ध रह गए। कुछ देर की खींचतान के बाद, यह जानते हुए कि वह अब और नहीं छिपा सकते, उन्होंने कांपते हुए कोड दबाया और भारी तिजोरी का दरवाजा खोला। अर्जुन ने आगे बढ़कर तलाशी ली। जमीन के कागजात और शेयरों के ढेरों के बीच उन्होंने एक छोटा लकड़ी का बक्सा देखा। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर एक हल्के नीले रंग का लिफाफा था जो समय के साथ पीला पड़ गया था। उस पर की लिखावट नरम और जानी पहचानी थी। यह मीरा की थी। मेरे प्यारे तुम्हें। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने कांपते हुए पत्र निकाला। अर्जुन, जब तुम ये पढ़ रहे होगे शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तुम्हारे पिता मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, कि मैं तुम्हारे करियर के रास्ते में एक INTS एक बाधा बनूंगी। मैंने बहस करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत असहाय थी। अर्जुन, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं अपने साथ वह सबसे कीमती तोहफा ले जा रही हूं जो तुमने मुझे दिया है। मैं गर्भवती हूं अर्जुन। यह हमारी बेटी है। मैंने उसका नाम अनन्या रखा है, जैसा हमने सपना देखा था। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती। मुझे पता है तुम्हारे पास अपने विकल्प हैं, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं भी चुनते हो तो प्लीज बच्चे को मत ठुकराना। उसकी कोई गलती नहीं है। बस एक बार उसके बारे में सोचना। तुम्हारी मीरा। पत्र अर्जुन के हाथ से गिर गया। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तो यह बात थी। उसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा था। उसे जाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने उन्हें बच्चे के अस्तित्व के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन यह पत्र, उसकी आखिरी उम्मीद, उसके अपने पिता ने छिपा लिया था। 6 साल, 6 लंबे साल वह धोखे में जीते रहे। जिस महिला से वह प्यार करते थे उससे नफरत करते रहे और इस बात से अनजान थे कि उनका अपना खून दुख सह रहा है। सच सामने था, नग्न और क्रूर। अर्जुन खन्ना शक्ति और प्रसिद्धि के शिखर पर खड़ा आदमी पूरी तरह से टूट गया था। अर्जुन से पूछताछ के बाद नताशा को पता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। डर क्रूरता में बदल गया। अगर वह अर्जुन को नहीं रख सकती तो मीरा को भी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। नताशा ने ठंडे कमरे में अकेले बड़बड़ाया, अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। मुझे उसे हमेशा के लिए गायब करना होगा। उसने एक अनजान नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज आई। मैं हूं, नताशा ने कहा।
उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हारे लिए एक काम है। एक औरत और एक बच्चे पर नजर रखो, मैं पता भेज दूंगी। मकसद, उस आदमी ने पूछा। उसे डराओ, नताशा ने दांत पीसे, इतना डराओ कि वह खुद ही यह शहर छोड़कर चली जाए। और अगर जरूरत पड़े, वह थोड़ा झिझकी, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। बच्चे के साथ एक छोटी सी दुर्घटना कर दो, बस उसे चोट लगनी चाहिए, ज्यादा गंभीर नहीं, बस इतना कि उसकी मां चिंता में पड़ जाए और भाग जाए। कीमत सस्ती नहीं होगी, पैसे की कोई समस्या नहीं है। नताशा ने सपाट जवाब दिया और फोन काट दिया। उसने आईने में अपनी छवि देखी, उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। इस बीच मीरा अनन्या को अपने जर्जर किराए के कमरे में वापस ले आई थी। उसने अनन्या को बहुत देर तक फुसलाया, तब जाकर वह रोना बंद करके सो गई। अपनी बेटी के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर उसका दिल कट रहा था। कुछ दिनों बाद मां बेटी की जिंदगी सामान्य होती दिख रही थी, लेकिन मीरा को हमेशा एक अदृश्य बेचैनी महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। जब भी वह अनन्या को स्कूल ले जाती या अपने पकौड़ों का ठेला लगाती, उसे लगता था कि कोई अजनबी आंख उन्हें किसी कोने से घूर रही है। एक दोपहर स्कूल के बाद मीरा अपनी बेटी को लेने में कुछ मिनट देर से पहुंची, क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने अनन्या को कहीं नहीं देखा। उसका दिल धक से रह गया। मैडम, क्लास एका की अनन्या कहाँ है? उसने घबराकर क्लास टीचर से पूछा। ओह, अनन्या को एक अंकल लेने आए थे, टीचर ने हैरानी से कहा। उन्होंने कहा कि वह परिवार से हैं और बच्ची के पापा ने उन्हें भेजा है। मीरा झड़वत हो गई। बच्ची के पापा अर्जुन? यह नहीं हो सकता, वह पहले उसे फोन करते। वह अंकल कैसे दिखते थे? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। एक लंबा पतला आदमी, काली जैकेट पहने हुए और एक टोपी जिसने उसका ज्यादातर चेहरा ढका हुआ था। एक बुरा एहसास हुआ। मीरा एक पागल की तरह स्कूल के गेट से बाहर भागी, अपनी बेटी का नाम चिल्लाती हुई। सौभाग्य से अनन्या ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह स्कूल के गेट से कुछ दूर एक गली के कोने पर एक काले कपड़े पहने आदमी के साथ खड़ी थी। वह आदमी उसका हाथ खींचने की कोशिश कर रहा था। चलो बेटा, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाया। उसके चेहरे पर डर था। आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, आप बुरे आदमी हैं। अनन्या, मीरा चिल्लाई और दौड़कर आई। पकड़े जाने पर उस आदमी ने जल्दी से अनन्या का हाथ छोड़ दिया। एक गाली बड़बड़ाई और तेजी से भीड़ में घुसकर गायब हो गया। मीरा दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। तुम ठीक तो हो? हे भगवान, तुम ठीक तो हो? वह सिसकते हुए अपनी बेटी के पूरे शरीर की जांच करने लगी। मैं ठीक हूं। वह अंकल बहुत अजीब थे। मां अनन्या ने रोते हुए अपना सिर अपनी मां की गोद में रगड़ा। कुछ मिनट बाद स्कूल के गार्ड से सूचना मिलने पर पुलिस आ गई। उन्होंने अनन्या का बयान लिया। बेटा, क्या तुम्हें उस अंकल का चेहरा याद है? एक पुलिस वाले ने धीरे से पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। अंकल ने अपनी टोपी बहुत नीचे कर रखी थी, मैं ठीक से नहीं देख पाई। लेकिन बच्ची झिझकी तो। क्या बेटा, तुम बताओ? उनकी आवाज अच्छे आदमी जैसी नहीं थी, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। जब उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने उन्हें भेजा है, तो उनकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वह अंकल बहुत अजीब थे। वह मेरी मदद करने वाले नहीं लग रहे थे। एक बच्चे के मासूम लेकिन सहज शब्दों ने पुलिसवाले और मीरा दोनों को स्तब्ध कर दिया। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य अपहरण का प्रयास नहीं था। एक काला साया उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा था, और वह जानती थी कि वह काला साया कहां से आया था। यह उस चमचमाती आलीशान इमारत से आया था जिसे वह अभी अभी छोड़कर आई थी। खन्ना ग्रुप शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहा था। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा था और इसमें सैकड़ों व्यवसायी, राजनेता और मीडिया के लोग शामिल थे।
अर्जुन खन्ना अध्यक्ष के रूप में मंच पर खड़े होकर विजन और मिशन के बारे में औपचारिक प्रभावशाली शब्द बोल रहे थे। वह एक बेदाग सूट में चाभस लग रहे थे, आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बाहरी रूप के पीछे एक टूटी हुई आत्मा थी। पिछले कुछ दिनों से वह मीरा से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वह उसके किराए के घर गए तो पड़ोसियों ने बताया कि माँ, बेटी कहीं और चली गई हैं। वह लगभग पागल हो गए थे। उन्हें डर था कि उनके पिता और नताशा की साजिश ने एक बार फिर माँ, बेटी को खतरे में डाल दिया है। इस बीच मंच के पास एक कोने में मीरा अनन्या का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसे एक गुमनाम संदेश मिला था, अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित चाहती हो तो खन्ना ग्रुप के उद्घाटन समारोह में आओ। कोई बेवकूफ़ी मत करना। वह जानती थी कि यह एक जाल है, एक धमकी है। वे उसे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। उसे यह बताना चाहते थे कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वह यहाँ झुकने के लिए नहीं, बल्कि एक मौका खोजने के लिए आई थी। अनन्या ने मंच पर देखा और उस आदमी को देखा जिसे वह पापा कहती थी, जो चमकदार रोशनी में खड़ा था। उसकी आंखों में वह अनन्या ने मंच पर देखा बहुत दूर उस पिता से बहुत अलग लग रहा था जिसने उसे उस रात रोते हुए गले लगाया था। बच्ची ने अपने आस पास फुसफुसाहटें सुनी। खन्ना साहब एक सीजी रीजी आदर्श हैं, अमीर और प्रतिभाशाली दोनों। सुना है उनका परिवार बहुत खुश है। सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे। सुंदर पत्नी। अनन्या ने अपनी माँ से फुसफुसाकर पूछा, माँ, क्या पापा की कोई और पत्नी है? मीरा ने अपने होंठ काट लिए। उसे नहीं पता था कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। अनन्या ने अपनी माँ को देखा और फिर मंच पर खड़े आदमी को। एक भोला लेकिन दृढ़ विचार उसके मन में कौंधा। माँ ने उसके लिए दुख सहे थे। हवेली में उस औरत ने उसकी माँ को मारा था। उस अजनबी आदमी ने उसे ले जाने की कोशिश की थी। यह सब उस आदमी की वजह से था जो वहां खड़ा था। बच्ची को लगा कि उसे कुछ करना होगा। एक पल के लिए जब मीरा ध्यान नहीं दे रही थी, अनन्या ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया, भीड़ से निकलकर सीधे मंच की ओर दौड़ पड़ी। अनन्या रुको, मीरा ने घबराकर पीछे से पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी पुरानी फ्रॉक में वह छोटी बच्ची बड़े मंच पर दौड़ गई, जिससे सभी हैरान रह गए। सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अपना भाषण समाप्त कर रहे थे जब उन्होंने एक जानी पहचानी छोटी सी आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वह स्तब्ध रह गए। अनन्या। बच्ची दौड़कर उनके पतलून से लिपट गई। उसने पास का माइक्रोफोन पकड़ लिया। एक ऐसा काम जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विशाल सभागार अचानक खामोश हो गया। सभी कैमरे इस अजीब दृश्य पर केंद्रित हो गए। अनन्या ने एक सांस ली। उसकी साफ भोली आवाज लाउड स्पीकर सिस्टम के माध्यम से गूंजी पूरे सभागार में और सीधे टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से फैल गई। पापा। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। पापा, बच्ची ने दोहराया। उसकी आवाज में थोड़ी सिसकी थी। पापा, अब और भयानक। सुपरमैन मत बनो। ठीक है, अब इस बड़े घर में मत रहो। प्लीज हमारे साथ घर चलो। पूरा सभागार सन्न रह गया। इस कार्यक्रम को देख रहे सैकड़ों, हजारों लोग स्तब्ध रह गए। वीआईपी पंक्ति में बैठे नताशा सिंह ओबेरॉय और विक्रम खन्ना के चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए। अर्जुन को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें सैकड़ों आंखें खुद पर टिकी हुई नहीं दिख रही थीं। उनकी आंखों के सामने अब केवल उनकी छोटी बेटी थी, जो आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। हमारे साथ घर चलो। वह सरल निमंत्रण किसी भी करोड़ों के सौदे से ज्यादा शक्तिशाली था। वह अपने घुटनों पर बैठ गए, अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना, उस अध्यक्ष की छवि की परवाह किए बिना जिसे उन्होंने मेहनत से बनाया था। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर अनन्या को अपनी गोद में ले लिया, सैकड़ों कैमरों के सामने, पूरे शहर के सामने। हाँ, पापा घर आएंगे। उन्होंने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाया। उनकी आवाज टूट गई। पापा, माँ और तुम्हारे साथ घर आएंगे।
उस अरबपति के आंसू नीचे गिरे मंच की रोशनी में चमकते हुए। उस पल वह गिरे थे, असफलता के कारण नहीं, बल्कि प्यार के कारण। वह पूरे शहर के सामने गिरे थे ताकि एक पिता के रूप में फिर से खड़े हो सकें। उद्घाटन समारोह की चौंकाने वाली घटना अगले दिन सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। खन्ना ग्रुप के शक्तिशाली अध्यक्ष की एक अजनबी बच्ची को घुटनों के बल गले लगाते और सिसकते हुए तस्वीर तेजी से वायरल हो गई। खन्ना ग्रुप के शेयर गिरने लगे। हवेली के स्टडी रूम में विक्रम खन्ना ने गुस्से में अखबार मेज पर फेंक दिया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह एक अपमान है। तुमने एक नाजायज बच्चे और एक घटिया औरत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह अर्जुन पर गरजे, जो चुपचाप सामने खड़ा था। वह नाजायज नहीं है, अर्जुन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसका नाम अनन्या है। वह आपकी पोती है। मेरी ऐसी कोई पोती नहीं है। विक्रम खन्ना ने मेज पर हाथ मारा। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मैं मां बेटी को इतनी दूर भेज दूंगा जहां तुम उन्हें कभी नहीं खोज पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे 6 साल पहले किया था। उनके अप्रत्यक्ष कबूलनामे ने अर्जुन को कड़वाहट से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार आपने मान ही लिया, 6 साल पहले आपने ही उन्हें जाने के लिए मजबूर किया था, है ना? विक्रम खन्ना ने अब और छिपाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया, इस परिवार के लिए। वह औरत खन्ना परिवार में कदम रखने के लायक नहीं थी। वह हमारी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा होगी। अर्जुन ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब सम्मान नहीं, केवल अत्यधिक निराशा थी। प्रतिष्ठा उन्होंने दोहराया। आप प्रतिष्ठा के लिए चिंतित हैं या किसी और चीज से डरते हैं? वह पास आए, उनकी आवाज धीमी हो गई, उस डर में गहराई से उतरते हुए जिसे विक्रम खन्ना छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आप किससे डरते हैं? क्या आप डरते हैं कि दुनिया इस प्रतिष्ठित परिवार के मुखौटे के पीछे की सच्चाई जान जाएगी? क्या आप डरते हैं कि लोग जानेंगे कि विक्रम खन्ना एक सम्मानित व्यवसायी, एक महान परोपकारी, वही व्यक्ति है जिसने बेरहमी से अपनी ही पोती को सड़क पर धकेल दिया ताकि वह अभाव में जिए, ताकि उसकी मां को दिन रात पकौड़े बेचकर गुजारा करना पड़े? अर्जुन का हर शब्द विक्रम खन्ना के दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। उनका शक्तिशाली बाहरी रूप ढह गया। वह एक कदम पीछे हटे, उनकी आंखों में घबराहट थी। तुम चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? अर्जुन ने जारी रखा। मैं 6 साल से चुप हूं। मैं एक मूर्ख की तरह जीता रहा। आपके झूठ पर विश्वास करता रहा, उस अकेली महिला से नफरत करता रहा जिससे मैं प्यार करता था। आपने मुझसे सिर्फ एक पत्नी नहीं छीनी, आपने मुझसे पिता होने के 6 साल छीन लिए। अर्जुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मैं आपको यह फिर से नहीं करने दूंगा। मैं आपको या किसी और को, मीरा और अनन्या को, छूने नहीं दूंगा। अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगा ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि चेयरमैन विक्रम खन्ना का असली चेहरा क्या है। अर्जुन की धमकी ने विक्रम खन्ना को स्तब्ध कर दिया। वह कुर्सी पर गिर पड़े हाँफते हुए। अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने बेटे के सामने खुद को असहाय महसूस किया, जिसे वह हमेशा नियंत्रित करते थे। शक्ति, पैसा, प्रसिद्धि, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी बनाया था, अब उनके अपने अतीत के पापों के कारण नष्ट होने का खतरा था। अर्जुन ने अपने टूटते हुए पिता को देखा। कोई खुशी नहीं थी, केवल असीम दुख था। वह मुड़े और चले गए। अब से मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। स्टडी रूम का दरवाजा बंद हो गया। विक्रम खन्ना को एक भयावह सन्नाटे में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने जो प्रतिष्ठित किला बनाया था, उसमें अब ऐसी दरारें पड़ने लगी थीं जिन्हें भरा नहीं जा सकता था। शॉपिंग मॉल में हंगामे के बाद अर्जुन मीरा और अनन्या को एक सुरक्षित अपार्टमेंट में ले गए थे, जिसे उन्होंने गुप्त रूप से तैयार किया था। यह एक शांत जगह थी जहां कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता था। हालांकि
पिछले कुछ दिनों के झटके और डर ने अनन्या के नाजुक शरीर को तोड़ दिया था। उसे तेज बुखार हो गया। गर्म बेडरूम में अनन्या बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, सांसें भारी थीं। मीरा उसके बगल में बैठी थी, लगातार उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। बहुत गर्मी है माँ, बहुत गर्मी है। अनन्या बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं यहीं हूं बेटा, मैं यहीं हूं। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हिम्मत रखो बेटी, बुखार जल्दी उतर जाएगा। अर्जुन दरवाजे पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनका दिल किसी के द्वारा निचोड़ा जा रहा था। उन्हें लगा कि वह कितने बेकार हैं। वह एक विशाल निगम चला सकते थे, लेकिन अपनी ही बेटी का बुखार कम नहीं कर सकते थे। परिवार के डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्ची को ठंड लगने और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तेज बुखार है। इंजेक्शन लगाने और निर्देश देने के बाद वह चले गए, जिससे एक भयावह सन्नाटा छा गया। उस रात अनन्या का बुखार कम नहीं हुआ। वह लगातार बेहोशी में टूटे फूटे वाक्य बोल रही थी। पापा, मत जाओ। काले कोट वाले अंकल, मुझे मत पकड़ो। पापा। वह अपनी बेहोशी में उनका नाम पुकारती रही। उसके सूखे होठों से निकला हर पापा शब्द अर्जुन के दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। मीरा बहुत थक चुकी थी। बिस्तर के पास कुर्सी पर सो गई थी। केवल वह अपनी बेटी के साथ पूरी रात जागते रहे। वह बिस्तर के पास गए और बच्ची के माथे पर ठंडी पट्टी बदली। उन्होंने उसके सोते हुए लेकिन दर्द से भरे चेहरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि जब से वह अपनी बेटी से मिले हैं, उन्होंने उसे और अधिक परेशानी और डर देने के अलावा कुछ नहीं किया है। अपनी बेटी से मिले हैं जिंदगी में पहली बार। उन्होंने गहराई से और दर्दनाक रूप से महसूस किया कि पितृत्व क्या होता है। यह अपनी बेटी को एक आरामदायक भौतिक जीवन देना नहीं था। यह उपस्थिति थी, यह सुरक्षा थी। यह एक कंधा था जिस पर वह झुक सकती थी। वह धीरे से बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गए, एक ऐसा काम जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अभिमानी अरबपति अब अपनी छोटी बेटी के सामने घुटनों पर था। उन्होंने अनन्या के छोटे गर्म हाथ को पकड़ा। अनन्या, पापा यहाँ हैं बेटा। उनकी आवाज भावनाओं से भारी थी। पापा को माफ कर दो। पापा को देर से आने के लिए माफ कर दो। पापा को तुम्हें दुख सहने देने के लिए माफ कर दो। उन्होंने बच्ची के हाथ को अपने गाल पर लगाया, उसकी गर्मी को महसूस किया। अब और मत डरो। ठीक है, पापा यहाँ हैं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। अनन्या ने जैसे उनके शब्द सुने, वह धीरे से हिली, उसके होंठ हिले। पापा। हाँ, पापा यहाँ हैं। अर्जुन ने झुककर उसके माथे को चूमा। पापा यहाँ हैं। अब से पापा कहीं नहीं जाएंगे। पापा वादा करते हैं। उनके गर्म आंसू अनन्या के गाल पर गिरे। यह टूटने या पश्चाताप का आंसू नहीं था। यह एक सच्चे पिता का पहला आंसू था। असीम प्यार का एक आंसू और एक प्रतिज्ञा कि वह अपनी बाकी जिंदगी इस छोटी सी जान की रक्षा और देखभाल में लगा देंगे। उस पल वह जानते थे कि उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब यह गगनचुंबी इमारतें या लाभ के आंकड़े नहीं थे, बल्कि इस बेटी की मुस्कान और शांति थी। अपनी बेटी के बिस्तर के पास किया गया वादा अर्जुन खन्ना को एक अलग इंसान बना चुका था। उन्होंने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और संसाधनों का उपयोग केवल एक काम के लिए किया, 6 साल पुराने मामले को फिर से खोलना। उन्होंने सबसे अच्छे निजी जासूसों को काम पर लगाया। नताशा और विक्रम खन्ना के खातों से संदिग्ध धन प्रवाह का खुलासा हुआ। पुराने गवाह, अस्पताल की नर्स से लेकर नकली दुर्घटना करने वाले ड्राइवर तक, सभी को ढूंढ लिया गया। दबाव और सुरक्षा के वादे के तहत वे गवाही देने के लिए तैयार हो गए। सबसे महत्वपूर्ण सबूत नताशा की खुद की कबूलनामे की रिकॉर्डिंग थी, जब उसने मीरा को धमकाने के लिए एक गुंडे को फोन किया था।
वह कॉल जिसे गुप्त माना जाता था, अर्जुन की टीम द्वारा ट्रैक और रिकॉर्ड कर लिया गया था। एक सुबह जब नताशा अपनी हवेली में बैठकर स्थिति को बचाने के तरीके सोच रही थी, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। मिसेज नताशा सिंह ओबेरॉय, आपको मानहानि, सच छिपाने और संगठित रूप से चोट पहुंचाने के प्रयास की जांच के लिए गिरफ्तार किया जाता है। नताशा स्तब्ध रह गई। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पति अर्जुन खन्ना हैं। मिस्टर अर्जुन खन्ना ने ही हमें सबूत दिए हैं, पुलिस वाले ने ठंडी आवाज में कहा। इस वाक्य ने नताशा की सारी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। हथकड़ी लगने और ले जाए जाने पर निराशा में रोने लगी। झूठ और क्रूरता पर बनाया गया उसका साम्राज्य एक ही सुबह में ढह गया। खन्ना ग्रुप की मालकिन की गिरफ्तारी की खबर ने जनता को झकझोर दिया। उसी समय अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में। उन्होंने 6 साल पहले की साजिश, उन्हें कैसे धोखा दिया गया और अनन्या की असली पहचान के बारे में पूरी सच्चाई सार्वजनिक कर दी। उन्होंने पूरी जनता के सामने मीरा और अपनी बेटी से माफी मांगी। इस घटना ने खन्ना परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। विक्रम खन्ना अपनी बात के धोखा दे रहे है ता हवेली में बंद हो गए, किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। एक शाम वह उस अपार्टमेंट में गए जहां मीरा और अनन्या रह रहे थे। वह मीरा के सामने खड़े थे, उस महिला के सामने जिसे उन्होंने कभी तिरस्कृत और ठुकरा दिया था। उनका पुराना दबदबा गायब हो गया। हिज था, केवल एक थके हुए, हारे हुए बूढ़े आदमी का रूप बचा था। मैं माफी मांगने आया हूं, उन्होंने मुश्किल से कहा। सब मेरी गलती थी, मैं गलत था। उन्होंने अनन्या को देखा जो अपनी मां के पीछे छिपी हुई थी। उनकी आंखों में एक जटिल भाव था। मैं तुम दोनों को घर वापस ले जाना चाहता हूं। मैं अपनी पोती को स्वीकार करना चाहता हूं, उसकी भरपाई करना चाहता हूं। उन्होंने एक मखमल का बक्सा पेश किया। यह एक बचत खाता और कुछ संपत्तियां हैं, इसे मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार समझो। मीरा ने उन्हें और फिर मखमल के बक्से को देखा। उसने उसे छुआ तक नहीं। उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन वजनदार थी। श्रीमान, पिछले 6 सालों से मैं खन्ना परिवार के पैसे के बिना जी रही हूं और अब भी जी सकती हूं। मुझे मालकिन या किसी और पद की भी जरूरत नहीं है। वह अनन्या को गले लगाने के लिए झुकी। मुझे केवल अपनी बेटी के लिए शांति चाहिए। मैं आपकी माफी के लिए धन्यवाद करती हूं, लेकिन माफ करना है या नहीं, मुझे लगता है कि यह समय बताएगा। और अभी मुझे लगता है कि हमें अपनी जगह चाहिए। उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। वह बदला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वह एक देर से हुई भरपाई को आसानी से स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था और वह ऐसा करना जारी रखेगी। विक्रम खन्ना चुपचाप मुड़ गए। उनकी झुकी हुई पीठ पश्चाताप और अकेलेपन का बोझ लिए हुए थी। दरवाजा बंद हो गया। सच सामने आ गया था, लेकिन घावों को भरने में समय लगता है। न्याय हो चुका था, लेकिन खुशी अभी भी एक लंबा सफर था। सभी तूफानों के शांत हो जाने के बाद अर्जुन उस ठंडी हवेली या अपने पिता के घर वापस नहीं गए। वह मीरा और अनन्या के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लगे जो उन्होंने किराए पर लिया था। एक शाम मीरा रसोई में साधारण घरेलू खाना बना रही थी। दाल तड़का और आलू गोभी की महक उठ रही थी। एक गर्मजोशी भरी खुशबू जो उन शानदार व्यंजनों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें खाने की अर्जुन को आदत थी। वह रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी जानी पहचानी पीठ को देख रहे थे। पिछले 6 सालों से उस पीठ ने अकेले ही सब कुछ संभाला था। वह मदद करने के लिए आगे बढ़े। मुझे करने दो, तुम नहीं कर पाओगे, मीरा ने बिना मुड़े सपाट जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में अब दूरी नहीं थी। वह बस वहां अजीब तरह से खड़े रहे।
अनन्या दौड़कर आई, पापा चलो मेरे साथ मेज लगाओ। तो वह शक्तिशाली अरबपति अब अपनी बेटी के पीछे पीछे कटोरियां और चम्मच रखना सीख रहा था। वह सब कुछ अजीब तरह से कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। खाना परोसा गया, एक छोटी लकड़ी की मेज पर। केवल 3 साधारण व्यंजन, कोई नौकर नहीं, कोई मोमबत्तियां नहीं, कोई शराब नहीं, सिर्फ 3 लोग। मीरा ने अनन्या के लिए एक बड़ा टुकड़ा परोसा। खाओ बेटा, ताकि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। फिर वह थोड़ा झिझकी और एक टुकड़ा अर्जुन की कटोरी में डाल दिया। वह उसे देखकर चौंक गए, वह जल्दी से मुड़ गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। अनन्या बीच में बैठकर खुशी खुशी खा रही थी। उसने अपने पापा को देखा और फिर अपनी मां को। उसकी आंखें चमक रही थीं। ही कितना मजा आ रहा है। पहली बार मैं पापा और मां दोनों के साथ खाना खा रही हूं। बच्ची के शब्दों ने अर्जुन और मीरा दोनों को रोक दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में भावनाओं का एक पूरा आकाश था। पापा, अनन्या ने फिर कहा, यहाँ का खाना आपके बड़े घर के सूप से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अर्जुन मुस्कुराए, तुम्हें पसंद आया, बस यही काफी है। बच्ची ने कुछ देर सोचा और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने दोनों वयस्कों के दिलों को पिघला दिया। माँ पापा। क्या बेटा, दोनों ने एक साथ कहा। अब से हम बड़े घर में नहीं रहेंगे। ठीक है, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बच्ची ने खाना चबाते हुए कहा। मुझे बस पापा को हर दिन मेरे साथ खाना खाते हुए चाहिए, ठीक इसी तरह। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। अर्जुन ने अपनी चम्मच नीचे रख दी। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और फिर अपने बगल की महिला को। उन्होंने अपनी पूरी जवानी बड़ी चीजों, शक्ति, धन, पद के पीछे भागने में बिता दी थी। उन्होंने सोचा था कि उन चीजों के होने से खुशी मिलेगी, लेकिन वह गलत थे। खुशी इतनी सरल थी। यह एक साधारण भोजन में थी, एक छोटे से घर में और एक बच्चे के मासूम शब्दों में। यह उपस्थिति थी, यह पहाग साझा करना था। यह एक ऐसी जगह से संबंधित होने का एहसास था जिसे परिवार कहा जाता है। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मीरा का हाथ पकड़ लिया जो मेज पर रखा था। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। यह तीत की गलतियों के लिए माफी नहीं थी, बल्कि इस देर से हुए एहसास के लिए थी। मीरा ने अपना हाथ नहीं हटाया, उसने बस धीरे से सिर हिलाया। एक आंसू नीचे लुढ़क गया। किराए के अपार्टमेंट में साधारण व्यंजनों के साथ छोटा सा भोजन सबसे शानदार, सबसे गर्मजोशी भरा भोज बन गया। इसने न केवल भूखे पेट भरे, बल्कि आत्मा के खालीपन को भी भर दिया। एक नए भविष्य के लिए आशा की एक किरण जलाई। कुछ हफ्तों बाद व्यापार जगत एक खबर से हिल गया। अर्जुन खन्ना ने आधिकारिक तौर पर खन्ना ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना सारा संचालन और अपने अधिकांश शेयर अपने चचेरे भाई को हस्तांतरित कर दिए, जो एक सक्षम और समर्पित व्यक्ति था। केवल जीवनयापन के लिए एक छोटा सा हिस्सा रखा। उन्होंने एक हल्की धूप वाली दोपहर में उस गगनचुंबी इमारत शक्ति के प्रतीक को छोड़ दिया। वह अपने साथ अपने फोन और बटुए के अलावा कुछ नहीं ले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा ने अपनी बचत और अर्जुन से मिली कुछ मदद से, जिसे स्वीकार करने में उसने बहुत संकोच किया था, अपने पुराने किराए के घर के पास एक छोटा सा सादा भोजनालय खोला। दुकान का नाम अनन्या की रसोई था। उद्घाटन के दिन कोई बैनर नहीं था, कोई भव्य फूलों की बधाई नहीं थी। केवल कुछ करीबी पड़ोसी समर्थन के लिए आए थे। मीरा एप्रन पहने रसोई में व्यस्त थी। अनन्या मेहमानों का स्वागत करने के लिए अंदर बाहर दौड़ रही थी, और अर्जुन एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहने चुपचाप पीछे बर्तन धोने का काम कर रहे थे। बूढ़े ड्राइवर राम सिंह दुकान पर आए। अपने साहब को देखकर एक अरबपति
जो कभी दुनिया पर राज करता था, अब तेल लगे बर्तनों के ढेर पर मेहनत कर रहा था, वह स्तब्ध रह गए। साहब आप, राम सिंह हकलाने लगे, कुछ कह नहीं पाए। अर्जुन ने सिर उठाकर मुस्कुराया, एक सच्ची शांत मुस्कान। नमस्ते सिंह जी, आप दुकान का समर्थन करने आए हैं। अंदर बैठिए, मैं मालकिन से आपके लिए कुछ खास बनाने को कहता हूं। नहीं नहीं, राम सिंह अभी भी सदमे में थे। आपको यह काम क्यों करना पड़ रहा है? आप उसे सब कुछ दे सकते हैं, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उनके हाथ अभी भी काम कर रहे थे। सिंह जी, पिछले 6 सालों से उसने मेरी बेटी के लिए अकेले ही बहुत मेहनत की है। 6 साल जब मैं विलासिता में जी रहा था तो उसे बारिश और धूप का सामना करना पड़ रहा था। अब मैं बस यहाँ उसके साथ रहना चाहता हूँ, भले ही यह सबसे छोटे काम हों। उन्होंने अंदर की ओर 7 बारिश और धूप का सामना करना पड़ रहा था। देखा, जहां मीरा ग्राहकों को मुस्कुराते हुए खाना परोस रही थी, उनकी आंखों में गर्मजोशी थी। और उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत खुश हूं सिंह जी, किसी भी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने से ज्यादा खुश। दोपहर में जब ग्राहक चले गए तो तीनों का परिवार देर से भोजन करने बैठा। अर्जुन ने बहुत चाव से खाया, जैसे कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। मीरा ने उन्हें देखा, उस आदमी को जो कुछ रुपये का दोपहर का भोजन इतने चाव से खा रहा था, और उसके मन में भावनाओं का तूफान था। क्या यह सब इसके लायक था? उसने धीरे से पूछा। सब कुछ छोड़ देना। अर्जुन ने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे लिए सब कुछ वह इमारत नहीं है, नहीं बैंक खाते के आंकड़े हैं। उन्होंने अपनी चम्मच नीचे रखी। उनकी आवाज सच्ची और गंभीर थी। मेरा सब कुछ यही है। उन्होंने उसे और फिर अनन्या को देखा। तुम्हारे द्वारा पकाया गया भोजन उन हजारों शानदार दावतों से ज्यादा कीमती है जिनमें मैं कभी शामिल हुआ हूं। मेरी बेटी की मुस्कान उन सभी लाभों से ज्यादा कीमती है जो मैंने कभी कमाए हैं। मैं अब अरबपति अर्जुन खन्ना नहीं हूं, मैं सिर्फ अर्जुन हूं, एक आदमी जो पति और पिता बनना सीख रहा है। और मैंने महसूस किया कि जब मैंने पूरी भौतिक दुनिया को छोड़ दिया तो मैंने इस छोटी सी रसोई में अपना पूरा ब्रह्मांड पा लिया। खुशी कभी कभी बस अपने प्रियजन के लिए बर्तन धोना होती है। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुबह अर्जुन अनन्या को स्कूल छोड़ते और फिर मीरा की मदद करने के लिए दुकान पर वापस आते। शाम को वह अपनी बेटी को वापस लाते। रात में पूरा परिवार खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा होता। अनन्या के लिए यह सबसे खुशी के दिन थे, लेकिन मीरा के दिल में अभी भी एक गांठ थी। एक शाम अनन्या के सो जाने के बाद दोनों दुकान के बरामदे में बैठकर शांत सड़क को देख रहे थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। मीरा, क्या क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं तुम्हें और बेटी को एक आधिकारिक पहचान देना चाहता हूं। मीरा कुछ देर चुप रही। वह अनिश्चितता में देख रही थी, जैसे अपने पूरे बीते हुए जीवन को देख रही हो। अर्जुन, उसने शुरू किया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। क्या तुम जानते हो कि मैंने पिछले 6 साल कैसे बिताए हैं? अर्जुन चुप हो गए। बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, मैं कितनी खुश थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगी, लेकिन फिर तुम्हारे पिता आए। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे मुंह पर पैसे फेंके। मैंने सोचा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ पार कर सकती हूं। वह मुड़ी और उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। लेकिन फिर मैंने सुना कि तुम शादी करने वाले हो। मेरी पूरी दुनिया ढह गई। मैंने सोचा था कि तुमने करियर चुना है, मुझे छोड़ दिया है। मैंने नहीं छोड़ा, अर्जुन ने जल्दी से कहा। मुझे पता है। मीरा ने बीच में ही रोक दिया। अब मुझे पता है। लेकिन वह एहसास, वह दर्द, वह असली था। जिस रात मैं अकेले एक ठंडे किराए के कमरे में प्रसव पीड़ा में थी, मेरे साथ कोई नहीं था, वह असली था। जिन दिनों अनन्या बीमार होती थी,
मुझे अकेले पूरी रात जागना पड़ता था, उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोना पड़ता था, वह असली था। उसकी आवाज कांप उठी। उन दिनों तुम कहाँ थे? तुम अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ अपनी आलीशान हवेली में थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, क्योंकि तुम भी एक शिकार थे। लेकिन जो दर्द और अपमान मुझे अकेले सहना पड़ा, वह एक अकाट्य सत्य है। उसने एक गहरी सांस ली। तुम उन सालों की भरपाई नहीं कर सकते, जब मैंने अकेले ही उसे अपनी कोख में पाला और जन्म दिया। तुम उन आंसुओं की भी भरपाई नहीं कर सकते जो मैंने तब बहाए थे, जब वह पापा कहती थी और अपने पिता का चेहरा नहीं जानती थी। वे चीजें तुम्हारा पैसा या तुम्हारा पश्चाताप उन्हें वापस नहीं ला सकता। फिर से सन्नाटा छा गया। उसका हर शब्द एक चाकू की तरह था, उसे काटने के लिए नहीं, बल्कि एक दर्दनाक सच को उजागर करने के लिए। अर्जुन ने कोई बहाना नहीं बनाया, वह बस चुपचाप सुनते रहे। वह जानते थे कि वह सही कह रही है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं भर सकता। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उसने अपना दिल हल्का नहीं कर लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आवाज सच्ची और विनम्र थी, तुम सही कह रही हो। मैं समय को पीछे नहीं ले जा सकता ताकि अतीत को बदल सकूं। मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता जो तुमने और बेटी ने सहा है। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा, उनकी आंखों में दृढ़ता थी। लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी इस पल से तुम्हारे साथ बिता सकता हूं, तुम्हारे साथ बोझ उठाने के लिए, तुम दोनों को प्यार करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक निमंत्रण के रूप में। मैं तुमसे अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस भविष्य के लिए एक मौका मांग रहा हूं, एक मौका ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। प्लीज मुझे ऐसा करने दो, अगर तुम इजाजत दो। मीरा ने उनके हाथ को देखा, एक हाथ जिसने कभी करोड़ों के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, अब बर्तन धोने से कठोर हो गया था। उसने उनकी आंखों में देखा, कोई ठंडापन नहीं था, केवल सच्चाई और ईमानदारी थी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि माफी एक फैसला नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और शायद अब समय आ गया था कि वह उस यात्रा को इस आदमी के साथ शुरू करे। अनन्या का एक नए स्कूल में पहला दिन था। यह एक साधारण गांव का स्कूल था, उन अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की तरह भव्य नहीं, जहां अर्जुन ने कभी अपनी बेटी को भेजने का सोचा था। उस सुबह मीरा ने अनन्या को एक नई वर्दी पहनाई, उसके बालों में 2 सुंदर चोटियां बनाईं। अर्जुन ने उसका बस्ता और पेंसिल बॉक्स तैयार किया। दोनों मुख्य पात्र से ज्यादा घबराए हुए थे। मेरे पापा, मम्मी की बेटी आज बहुत सुंदर लग रही है। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर उसकी कॉलर ठीक करते हुए बोले। अनन्या मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भरा था। पहली बार उसके पापा और मम्मी दोनों उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तीनों पैदल स्कूल गए। अर्जुन ने एक तरफ से हाथ पकड़ा, मीरा ने दूसरी तरफ से। एक छोटे कर दे साधारण परिवार की तस्वीर पेड़ों से घिरी गांव की सड़क पर चलते हुए। स्कूल का मैदान ढोल फूलों और गुब्बारों से भरा था। अनन्या नए दोस्तों को देखकर थोड़ा झिझक रही थी। जाओ, दोस्तों के साथ लाइन में लग जाओ, मीरा ने धीरे से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी अपने माता पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसने अर्जुन को देखा और फिर मीरा को। उसकी बड़ी गोल आंखें साफ थीं। पापा, मम्मी, मैं नए स्कूल में हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, बच्ची ने कहा। मीरा मुस्कुराई। हाँ मेरे पापा, मम्मी की बेटी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगी। अनन्या ने दृढ़ संकल्प के साथ आगे कहा, ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। मैं मम्मी के लिए दवा खरीदूंगी ताकि उनकी कमर में दर्द न हो, और मैं पापा के लिए बहुत सारा खाना खरीदूंगी ताकि पापा को बर्तन धोते हुए थकान न हो। एक बच्चे के दिल से निकले मासूम शब्दों ने अर्जुन और मीरा दोनों को स्तब्ध कर दिया।
पास खड़ी टीचर भी चुप हो गई। उद्घाटन समारोह का सारा शोर जैसे गायब हो गया। मीरा अपने आंसू नहीं रोक पाई, जल्दी से मुड़ गई। और अर्जुन, वह अपनी छोटी बेटी को देखते हुए वहीं खड़े रहे। बच्ची को नहीं पता था कि उसके पिता कभी एक पूरा अस्पताल, एक पूरी रेस्तरां श्रृंखला खरीद सकते थे, लेकिन वे सभी चीजें इस वाक्य के सामने कुछ भी नहीं थीं। एक तीव्र भावना उनके सीने में उठी, दुख, गर्व और खुशी का एक घुटन भरा मिश्रण। वह अब और खुद को रोक नहीं सके। वह नीचे झुके अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया और रो पड़े। गर्म आंसू उनकी बेटी के छोटे कंधे पर गिरे। वह दुख के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक भावनाओं के कारण रोए। वह रोए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका त्याग, उनका चुनाव पूरी तरह से सही था। उन्होंने अपनी बेटी को पैसे से ज्यादा कीमती चीज दी थी। वह प्यार था, वह समझ थी, वह एक ऐसा दिल था जो दूसरों की परवाह करना जानता था। अनन्या ने महसूस किया कि उसके पिता के कंधे कांप रहे हैं। उसने अपनी छोटी बाहें उनके गले में डाल दीं, थपथपाते हुए, पापा रो मत, मैं आपसे प्यार करती हूं। हलचल भरे स्कूल के मैदान में एक लंबे पिता का अपनी छोटी बेटी के कंधे पर सिर रखकर सिसकते हुए रोने की तस्वीर एक अविस्मरणीय क्षण बन गई। यह न केवल अनन्या के, बल्कि खुद उनके बड़े होने के आंसू थे। मेरे परिवार के बारे में बताओ विषय पर एक निबंध लेखन कक्षा में अनन्या ने अपने जीवन की पहली पंक्तियां बड़े ध्यान से लिखीं। उसके निबंध में कोई अलंकृत शब्द नहीं थे, केवल सच्ची सरल बातें थीं। मेरा नाम अनन्या खन्ना है। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, पापा खन्ना, मम्मी मीरा और मैं। मेरा घर स्कूल के पास है। हमारा घर बड़ा नहीं है। सुबह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं। मम्मी घर पर खाना बनाती हैं बेचने के लिए। मेरी मम्मी की दुकान का नाम अनन्या की रसोई है। मेरे पापा अब बड़ी कंपनी में काम नहीं करते। वह घर पर मम्मी के लिए बर्तन धोते हैं। पापा के हाथ कठोर हो गए हैं, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता। वह कहते हैं कि मम्मी के लिए बर्तन धोना सबसे ज्यादा मजेदार है। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, लेकिन उनकी कमर में अक्सर दर्द होता है। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दोस्त मिहिर का परिवार एक बड़े घर में रहता है। उनके पास एक कार है। मेरी दोस्त हुआ का परिवार अक्सर घूमने जाता है, लेकिन मेरे परिवार के पास यह सब नहीं है। मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी ने कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि हर रात पापा मुझे कहानियां सुनाते हैं। मम्मी मुझे गले लगाकर सुलाती हैं। सप्ताहांत में हम सब मिलकर पार्क में आइसक्रीम खाने जाते हैं। पापा मुझे अपनी पीठ पर बैठाते हैं। पापा कहते हैं कि मैं उनकी राजकुमारी हूं। टीचर ने मुझसे पूछा कि मेरा सपना क्या है। मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, ताकि मैं मम्मी की कमर दर्द का इलाज कर सकूं। मैं एक बहुत बड़ी रसोई भी खोलना चाहती हूं, ताकि पापा को और बर्तन न धोने पड़ें। मेरा परिवार शायद क्लास में सबसे गरीब परिवार है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा परिवार सबसे खुश परिवार है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। अनन्या की क्लास टीचर ने जब उसका निबंध पढ़ा, तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाईं। उन्होंने मीरा और अर्जुन से इस निबंध को साझा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने इसे माता पिता के लिए एक ऑनलाइन फोरम पर इस कैप्शन के साथ गुमनाम रूप से पोस्ट किया। एक पहली कक्षा की बच्ची की खुशी की परिभाषा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह सरल भोला निबंध लाखों लोगों के दिलों को छू जाएगा। यह तेजी से वायरल हो गया। धन और विलासिता में पले बढ़े बच्चों की अनगिनत कहानियों के बीच अनन्या का निबंध एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जो लोगों को परिवार शब्द के वास्तविक मूल्य की याद दिलाता था। कई लोगों ने टिप्पणी की पढ़कर रोना आ गया। खुशी बड़े घर या सुंदर कार में नहीं है, यह इस बात में है कि क्या पापा मम्मी के लिए बर्तन धोते हैं। बच्ची का सपना कितना सरल और महान है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुशी मिले। कहानी में पिता अद्भुत हैं।
उन्होंने अपने बच्चे को एक अनमोल संपत्ति दी है, जो प्यार है। सबसे गरीब लेकिन सबसे खुश परिवार की कहानी एक घटना बन गई। कई पत्रकार अनन्या की रसोई में पहुंचे, लेकिन अर्जुन और मीरा दोनों ने साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का शांतिपूर्ण जीवन बाधित हो। उन्हें नहीं पता था कि उनकी कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। एक पिता ने काम में डूबे रहने के बजाय अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। एक माँ ने महसूस किया कि पार्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण पारिवारिक भोजन है। अनन्या का निबंध केवल एक कक्षा का काम नहीं था। यह खुशी, त्याग और बिना शर्त प्यार का एक शक्तिशाली संदेश बन गया था। उनका छोटा परिवार भौतिक रूप से भले ही अब अमीर नहीं था, लेकिन वे लोगों के दिलों में पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गए थे। अनन्या के निबंध की कहानी शांत हो जाने के बाद छोटे परिवार की जिंदगी फिर से अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आई। एक खूबसूरत दोपहर अर्जुन और मीरा अनन्या को स्कूल से लेने गए। सुनहरी धूप गांव की सड़क पर शहद की तरह बरस रही थी। अनन्या स्कूल से दौड़ती हुई आई। उसका मुंह खुशी से खिला हुआ था। उसके हाथ में एक अच्छा बच्चा कार्ड था। पापा मम्मी, आज टीचर ने मेरी तारीफ की। मेरे पापा मम्मी की बेटी बहुत होशियार है। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। अर्जुन ने शाम की धूप में माँ बेटी को देखा। उनका दिल एक अजीब गर्मजोशी से भर गया। उनके मन में अचानक एक विचार आया। चलो एक तस्वीर लेते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। तस्वीर? मीरा हैरान हुई। हाँ, जब से हम साथ आए हैं हमारी कोई साथ में तस्वीर नहीं है। मीरा थोड़ा झिझकी और फिर सिर हिला दिया। वह भी इस पल को संजोना चाहती थी। अर्जुन ने पास खड़े एक दूसरे अभिभावक से तस्वीर खींचने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने अपना पुराना फोन निकाला। तीनों प्राइमरी स्कूल के गेट के सामने खड़े हो गए, जहां आनंद विहार प्राइमरी स्कूल का साइन बोर्ड था, जिसका पेंट थोड़ा फीका पड़ गया था। मीरा बाईं ओर खड़ी थी। उसने एक साधारण हल्के नीले रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। उसके बाल एक गौण गैंग जूड़े में बंधे थे। उसका चेहरा बिना मेकअप के था, लेकिन एक सौम्य खुशमिजाज आभा बिखेर रहा था। अर्जुन दाईं ओर खड़े थे। उन्होंने एक सफेद टी शर्ट पहनी थी जिसके कंधे घिस गए थे और एक फीके रंग की खाकी पैंट। वह अब ब्रांडेड सूट वाले अरबपति नहीं थे, लेकिन उनकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल और सच्ची थी। अनन्या बीच में खड़ी थी। उसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी अच्छा बच्चा कार्ड था। वह कैमरे में नहीं देख रही थी, बल्कि उसने अपने पापा और मम्मी दोनों के पैरों को कसकर पकड़ रखा था। उसका छोटा सा चेहरा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में विश्वास और खुशी थी। उनके पीछे एक साधारण गांव का स्कूल और सुबह की बारिश के बाद साफ नीला आकाश था। तस्वीर में कोई योजना नहीं थी, कोई पेशेवर प्रकाश नहीं था, लेकिन इसमें एक पूरी कहानी थी। क्लिक। वह पल कैद हो गया। यह एक परिवार की तस्वीर थी। एक परिवार जो तूफान, गलतफहमियों, धोखे और दर्द से गुजरा था। एक परिवार जिसने आत्मा में समृद्धि की तलाश के लिए भौतिक धन को त्याग दिया था। तस्वीर में कोई अरबपति नहीं था, कोई मालकिन नहीं थी। केवल एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा था। वे एक साथ खड़े थे, एक साधारण लेकिन मजबूत छवि बना रहे थे। जैसे एक पेड़ जो तूफान से गुजरने के बाद जमीन में गहरी जड़ें जमा लेता है। वह तस्वीर बाद में अर्जुन ने बड़ी करवाई और घर में सबसे सम्मानजनक स्थान पर लगाई। यह सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक अनुस्मारक थी कि सच्ची खुशी मंजिल नहीं, बल्कि वह यात्रा है जिसे वे एक साथ चलते रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। एक सप्ताहांत की दोपहर रसोई की सफाई के बाद तीनों का परिवार शहर के पार्क में टहलने गया। यह वह जगह थी जहां वे पहली बार वास्तव में मिले थे, भले ही उन परिस्थितियों में जिनकी किसी ने इच्छा नहीं की थी। वे हरे
भरे पेड़ों के नीचे कंकड़ वाली सड़क पर टहल रहे थे। अर्जुन और मीरा एक दूसरे के बगल में चल रहे थे, स्वाभाविक रूप से हाथ में हाथ डाले। अनन्या आगे उछल कूद रही थी, कुछ सफेद तितलियों का पीछा कर रही थी। जब वे बेंचों वाले क्षेत्र से गुजरे तो अनन्या अचानक रुक गई। उसने कुछ देर अपनी आंखें सिकोड़ीं और फिर तेजी से एक पुराने पेड़ के नीचे रखी एक पुरानी बेंच की ओर दौड़ी। आह, यह बेंच! वह चिल्लाई। अर्जुन और मीरा उसकी नजरों का पीछा करते हुए आए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। यह वही बेंच थी जहां अर्जुन ने उस भाग्यशाली बारिश की रात अनन्या को पाया था। अनन्या बिना किसी झिझक के बेंच पर चढ़ गई, ठीक उसी जगह बैठ गई जहां वह कभी सिकुड़कर लेटी थी। उसने सोने का नाटक किया और फिर खिलखिलाकर हौंस पड़ी। ही पापा, मम्मी देखो। मीरा ने यह दृश्य देखा, उसका दिल थोड़ा दुख गया। उस बारिश की रात की याद, अपनी बेटी को खोने का डर अभी भी उसके दिल में एक निशान था। अर्जुन ने अपनी पत्नी की भावनाओं में बदलाव महसूस किया। उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया। अनन्या सीधी बैठ गई बेंच पर थपथपाते हुए। उस समय मैं यहां सोई थी, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी सामान्य थी जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। तब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ठंड थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं मम्मी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। वह अपने माता पिता की ओर मुड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी मुस्कान सुबह की धूप की तरह उज्ज्वल थी। लेकिन कोई बात नहीं, उसने आगे कहा। उस समय मैं यहां सोई थी क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं था, कोई पापा नहीं थे। वह बेंच से नीचे कूदी और दौड़कर अर्जुन और मीरा दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। अब मेरे पास पापा और मम्मी है, मेरे पास एक घर है। मुझे अब इस बेंच की जरूरत नहीं है। एक बच्चे के मासूम शब्दों ने दोनों वयस्कों के दिलों के सभी घावों पर एक गर्म पानी की तरह मरहम लगा दिया। दर्दनाक अतीत एक बच्चे के साफ नजरिए से अचानक हल्का हो गया। यह अब एक जुनून नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा का शुरुआती बिंदु था। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों में उन्होंने शांति, समझ और एक ऐसा प्यार देखा जिसे आग और पानी से परखा गया था। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने झुककर अनन्या को उठाया, उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। मेरे पापा की राजकुमारी, यहां बैठो। चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। अनन्या ने जयकार किया, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। मीरा मुस्कुराई, अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। 3 लोग, एक छोटा परिवार, धूप से भरी सड़क पर एक साथ चले। उन्होंने अपने पीछे पुरानी बेंच, अपने पीछे तूफानी अतीत को छोड़ दिया। वह बेंच अभी भी वहीं थी, पेड़ के नीचे चुपचाप। यह कभी जुदाई, दर्द और अकेलेपन का प्रतीक थी, लेकिन अब उनकी यादों में यह हमेशा खुशी की शुरुआत की जगह रहेगी। वह जगह जहां एक पिता को अपनी बेटी मिली और जहां एक परिवार को एक दूसरे को फिर से मिला। आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन जब तक वे एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, वे जानते थे कि हर बारिश के बाद आसमान फिर से साफ होगा और खुशी कभी कभी बस एक साथ घर चलना होती है। आप हमें कहां से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हम आशा करते हैं कि आप जहां भी हों हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपके किस्से सुनने का इंतजार रहेगा।